Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. In today's video, we are going to discuss legal provisions related to mutual divorce. What are the landmark judgments of Supreme Court and what is the current status when it comes to mutual divorce? So all of these things we are going to cover in this video. Let's get started with that. सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स होता क्या है. Mutual divorce is a legal process where both spouses agree to end their marriage amicably. तो जनरली क्या होता है डिवोर्स के सिचुएशंस में कि एक स्पाउस डिवोर्स लेना चाह रहा है और दूसरा स्पाउस डिवोर्स नहीं देना चाह रहा, तो वहाँ पे एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और वो फिर डिफरेंट ग्राउंड्स पे इन केस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जैसे सेक्शन 13 के अंदर बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हैं, तो उनमें से किसी एक ग्राउंड पे वो पिटिशन फाइल करते हैं और फिर डिवोर्स के लिए पूरा एक लिटिगेशन होती है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है. बट एट टाइम्स देर आर मैरिजेस जहाँ पर जो दोनों स्पाउसेस हैं वो म्यूचुअली चाहते हैं कि वो अलग हो जाएं और वो डिवोर्स ले लें. तो म्यूचुअल डिवोर्स की जो प्रोविजन है ये उन सिचुएशंस में एप्लीकेबल होगी. की प्रिंसिपल ऑफ दिस काइंड ऑफ डिवोर्स इज कंसेंट एंड अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू सेपरेट. तो यहाँ बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टीज का कंसेंट हो, दोनों पार्टीज का अग्रीमेंट हो. अगर एक भी पार्टी जो कंसेंट नहीं देती है तो म्यूचुअल डिवोर्स के प्रोविजन विच इज अंडर सेक्शन 13B हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आपको उसमें डिवोर्स नहीं मिलेगा. फिर आपको सेक्शन 13 के और भी जो ग्राउंड्स हैं उनमें से किसी एक ग्राउंड पे फाइल करना पड़ेगा पिटीशन, तब जाके आपको डिवोर्स मिलेगा. तो म्यूचुअल डिवोर्स में जरूरी है कि कंसेंट ऑफ द पार्टीज शुड बी देयर एंड पार्टीज आर स्पाउसेस ऑफ कोर्स. उन दोनों का कंसेंट होना चाहिए अगर आपको म्यूचुअल डिवोर्स के ग्राउंड पे डिवोर्स लेना है. अब कौन से प्रोविजन है? तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट डिफाइंड है और उसके क्या एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे. बट हियर आई वांट टू डिस्कस कि एचएमए में सेक्शन 13B में है जहां पर दो मोशंस आपको फाइल करने पड़ते हैं विद अ कूलिंग ऑफ पीरियड. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन हियर. देन इन स्पेशल मैरिज एक्ट ऑल्सो सेक्शन 28 के अंदर जो पार्टीज हैं वो म्यूचुअल डिवोर्स ले सकती हैं. स्पेशल मैरिज एक्ट उन सिचुएशंस पे अप्लाई होता है व्हेन देयर इज इंटर रिलीजियस मैरिजेस, right? There is a marriage between Hindu or a Muslim or a Christian. So these are inter-religious marriages. तो inter-religious marriages special marriage act के अंदर होती है और वहां पर अगर किसी ने शादी की है and now they don't want to live together और उनको डिवोर्स लेना है म्यूचुअली, तो वो सेक्शन 28 के अंदर जाकर डिवोर्स फाइल कर सकते हैं. हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B के अंदर आप तभी डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो जब आपकी शादी भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हुई है. दिस इज प्री रिक्विजिट. और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में की है और अब आप 13B एचएमए में एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, यू कांट डू दैट. ओके, तो आपकी अगर शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हुई है तब आप 13B में एप्लीकेशन लगाओगे और अगर आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हुई है देन अंडर सेक्शन 28. अब क्या कंडीशंस चाहिए होती है म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हो? सो व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन. कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, अगर वो फुलफिल्ड नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं होगे म्यूचुअल डिवोर्स के लिए भले ही आपका कंसेंट है, राइट? सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी सीन. वो सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए तभी कोर्ट आपको म्यूचुअल डिवोर्स के ग्राउंड पर डिवोर्स देगी. तो सबसे पहला है बोथ पार्टीज मस्ट लिव सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर. कम से कम 1 साल से जो दोनों स्पाउसेस हैं वो अलग रह रहे हैं, तो ये भी उनको कोर्ट में एफिडेविट के थ्रू देना पड़ता है कि दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर. सो ये प्री रेक्विजिट है. ऐसा नहीं है कि आप एक साथ रह रहे थे, नाउ लाइक सडनली इन अ मंथ 2 मंथ यू फील लाइक नो अब हमको डिवोर्स लेना है. तो दैट कांट बी डन. म्यूचुअल डिवोर्स का रिक्वायरमेंट है कि आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि जो दोनों स्पाउसेस हैं वो कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हैं. सेकेंड, दैट द म्यूचुअल अग्रीमेंट टू डिसॉल्व द मैरिज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी ने डिसाइड कर लिया दूसरी पार्टी सिर्फ अग्री कर रही है कि चलो ठीक है. नो, देयर हैज टू बी अ कॉन्शियस डिसीजन फ्रॉम बोथ द पार्टीज. हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अग्री करना है कि वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, तभी जाके आप इस 13B में जा सकते हो. नो कोअर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस. अभी जो कंसेंट जो दोनों पार्टीज दे रही हैं उनमें से कोई भी पार्टी ने अगर किसी दबाव के अंडर या किसी धमकी के अंडर कंसेंट दिया है तो वो एक वैलिड कंसेंट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 13B. म्यूचुअल डिवोर्स में बहुत जरूरी है कि अपनी मर्जी से, अपनी विलफुलनेस से आप कंसेंट दे रहे हैं एंड बोथ द पार्टीज आर अग्रीइंग टू इट. अगर एक पार्टी ने डरा के धमका के
दूसरी पार्टी से कंसेंट ले लिया है और लेटर स्टेज पे पता चलता है कि ऐसे करके कंसेंट लिया गया था, तो वहीं पर आपका जो जिस भी स्टेज पे आपकी लिटिगेशन है वहीं रुक जाएगी, एंड कोर्ट विल नॉट ग्रांट divorce on ground of mutual divorce. Fourth is two motions with a minimum 6 month interval can be waived under special circumstances. Now what happens? What is the procedure? अगर आप जैसे दोनों पार्टीज हैं ए एंड बी और वो म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं और उन्होंने से 1 दिसंबर 2024 को फर्स्ट मोशन फाइल कर दिया कि वो म्यूचुअल डिवोर्स 13 बी के अंदर म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो अब कोर्ट उनको 6 मंथ्स का मिनिमम टू 18 मंथ्स का एक कूलिंग ऑफ पीरियड देता है। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है कि अगर हो सकता है आपने अभी डिसाइड कर लिया कि यू वांट टू टेक डिवोर्स एंड बोथ द पार्टीज अग्रीइंग टू इट आल्सो, अगर आपने एक बार फर्स्ट मोशन फाइल कर दिया एंड देन समटाइम्स इट डॉन्स अपॉन यू कि आप नहीं चाहते हो अलग होना, आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते हो, आपका अगर कोई गुस्सा है, अगर आपकी कोई सिचुएशन है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट फिर से आपको फर्स्ट मोशन फाइल करने के बाद मिनिमम 6 मंथ तक एक कूलिंग ऑफ पीरियड देता है कि सोच लीजिए अपने जो आप क्या अभी भी डिवोर्स लेना चाहते हैं, आप अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी सिचुएशन, थिंक अबाउट योर मैरिज, डू यू स्टिल वांट टू गेट डिवोर्स, तो उस सब चीजों को सोचने के लिए और टू गिव सेकंड थॉट्स और मतलब टू अंडरस्टैंड, समटाइम्स पीपल मेक डिसीजंस इन हेस्ट, राइट, तो उन सब चीजों का को डील करने के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज लाइक कैन मेक देम अंडरस्टैंड, और समटाइम्स काउंसलिंग्स होती हैं ताकि अगर इफ दे कैन सेव द मैरिज तो कोर्ट हमेशा प्रेफर करेगा कि कंसाइल हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर ऑफकोर्स सेकेंड मोशन फाइल नहीं होता, बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है 6 मंथ्स बाद भी दोनों पार्टीज डिवोर्स लेना चाहती हैं, तो फिर वो सेकेंड मोशन फाइल करते हैं। फिर वो सेकेंड मोशन फाइल करते हैं कि नो, वी आर स्टिल एट द सेम प्लेस एंड वी वांट टू टेक डिवोर्स एंड वी बोथ वांट द सेम थिंग, तो उस सिचुएशन में फिर अब कोर्ट आपको डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। बट ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है 6 मंथ का, ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर वेव ऑफ हो सकता है कि अब आप कौन से वो सिचुएशंस है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एट टाइम्स ये कोर्ट को ऐसा लगा है बहुत सारे जजमेंट्स में कि 6 महीने का भी कूलिंग ऑफ पीरियड देना इज विल ओनली प्रोलॉन्ग द एगनी ऑफ द पार्टीज, और जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ेगी ही एंड नथिंग विल नो बेनिफिट विल कम फ्रॉम दैट, तो वो कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर देते हैं और सेकेंड मोशन आप फिर फाइल कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट मोशन आपने फाइल किया, जॉइंट पिटीशन आप फाइल करेंगे फैमिली कोर्ट में, फिर एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है जिसमें 6 मंथ्स का आपको एक टाइम पीरियड मिलता है कि आप अपने डिसीजन के बारे में अगर दोबारा सोचना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं, और उसके बाद भी अगर जो पार्टीज हैं दे स्टिल वांट टू फाइल द लाइक दे वांट टू गो अहेड विद द डिवोर्स, तो फिर वो सेकंड मोशन फाइल करते हैं और फिर पार्टीज अपना कंसेंट कंफर्म करती है, कोर्ट फिर उनको डिवोर्स ग्रांट कर देती है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन लीगल प्रोविजन। अगर हम 13 बी को पूरा रीड करें तो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज द प्रोसीजर। बट नाउ देयर आर सर्टेन लैंडमार्क जजमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर की। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर में सुप्रीम कोर्ट अलाउड द वेवर ऑफ द 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। कोर्ट ने अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर में बोला कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है पार्टीज के बीच में कि वहां पर उनको 6 महीने के लिए और शादी में रखना विल ओनली कॉज मोर सफरिंग टू द पार्टीज, और वहां पर वो कूलिंग ऑफ पीरियड को जो है वेव ऑफ कर देते हैं। या और भी सिचुएशन होती है, जैसे अगर मान लीजिए दोनों पार्टीज हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और उसमें से दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं और एक पार्टी से आउट ऑफ इंडिया जा रही है फॉर सम जॉब, तो उस सिचुएशन में अब वहां पर उसको सिर्फ 6 मंथ के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड की वजह से रोकना विल नॉट सर्व एनी पर्पस। तो देर आर सर्टेन सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस जहां पर ये जो पीरियड ऑफ 6 मंथ है इसको वेव ऑफ किया जा सकता है, मगर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप 6 मंथ का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको वेव ऑफ कराना चाहते हैं, तो यू ऑल्सो हैव टू शो इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि आप 1.5 साल से अलग रह रहे हैं। आपकी जो फर्स्ट मोशन आपने फाइल की है उससे आप 1.5 साल से उससे पहले से 1.5 साल से ही आप अलग रह रहे हैं, तो जो कूलिंग ऑफ पीरियड है जो 6 मंथ कोर्ट अब दे रही है
वो भी आपका इन अ वे खत्म हो चुका है। तो एक साल तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ही कि आप अलग रह रहे हो, लेकिन जहां पर वेव ऑफ कराना है आपको कूलिंग ऑफ पीरियड, तो आप दिखा सकते हैं कि आप 1.5 साल से ही अलग रह रहे हैं। और अगर अब भी कोर्ट कुछ अगर 6 महीने का टाइम पीरियड दे रही है, सो इट विल नॉट रियली हेल्प यू इन चेंजिंग एनीथिंग। यू हैव मेड अप योर माइंड और आप अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। तो ये प्लस यू ऑल्सो हैव टू शो दैट देर इज नो स्कोप फॉर रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का कोई स्कोप नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अब आपके बीच में किसी भी तरीके का समझौता नहीं हो सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। ऑल द फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड द काउंसलर्स एवरीवन हैव ट्राइड, लेकिन अब कोई स्कोप नहीं है रिकंसिलिएशन का। सो दैट दोस फैक्ट्स विल आल्सो कम अप बिफोर द कोर्ट कि सबने ट्राई कर लिया है, पार्टीज ने भी ट्राई कर लिया है कि रिकंसाइल हो जाए, लेकिन अब कोई भी स्कोप नहीं है। Third, you also have to show that all the disputes are resolved between both the parties. That is maintenance ka dispute, child custody ka, child maintenance, everything. All the dispute between the parties have been decided. और उनके बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है जो कोर्ट को डिसाइड करने की जरूरत है। तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट, ये जब ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, प्लस वन मोर थिंग दैट कोर्ट को ऐसा लगता है कि सब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि यहाँ पर अगर हमने 6 मंथ का जो पीरियड है उसको वेव ऑफ नहीं किया, तो देन इट विल प्रोलॉन्ग द एगनी ऑफ द पार्टीज। जो उनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग है, वो बढ़ेगी और किसी को कोई फायदा नहीं है। तो ये जब सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, ऑल दीज फोर थिंग्स आर प्रेजेंट, देन कोर्ट कैन वेव ऑफ द कूलिंग ऑफ पीरियड। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जो कूलिंग ऑफ पीरियड है 6 महीने का, उसको कोर्ट वेव ऑफ ही करती है, जनरली नहीं करती है। क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगता है, फैमिली कोर्ट को वैसे भी इंस्ट्रक्शंस है एंड इन द लॉ ऑल्सो, जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि रिकंसाइल हो जाए। तो हमेशा जितने मौके दिए जा सके पार्टीज को टू कॉम्प्रोमाइज एंड टू कम टू अ प्लेस वेयर दे कैन बोथ टॉक थिंग्स आउट एंड मेक अ कॉम्प्रोमाइज और वो डिवोर्स को ना ले, वो सारे एफर्ट्स डाले जाते हैं। बट अगर फिर भी ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं और कोर्ट को लगता है कि नो, देर इज नो स्कोप ऑफ एनी रिकंसिलिएशन एंड पार्टीज हैव मेड अप देयर माइंड, तो उस सिचुएशन में जो ये 6 महीने का टाइम पीरियड है इसको वेव ऑफ किया जा सकता है। एंड दिस वाज हेल्ड इन अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। देन सुमन सिंह वर्सेस संजय सिंह, 2017 का ही जजमेंट है। रीइंफोर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्री कंसेंट ऑफ फॉर म्यूचुअल डिवोर्स। इस जजमेंट में कोर्ट ने कंसेंट को लेकर काफी बात की थी और ये क्लैरिफाई किया कि कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मोशन टिल द लास्ट, when the till the time the decree of divorce is granted by the court। तो कंसेंट आपका कंटिन्यू होना चाहिए जब आपने पहला मोशन फाइल किया तब से लेकर जब तक आपको डिग्री मिल गई है। अगर बीच में कोई भी पार्टी अपना जो कंसेंट है उसको विड्रॉ करना चाहती है तो वो बिल्कुल विड्रॉ कर सकती है, और उस सिचुएशन में फिर म्यूचुअल डिवोर्स आपको नहीं मिलेगा। देन यू हैव टू फाइल अंडर सेक्शन 13 ऑन एनी अदर ग्राउंड फॉर डिवोर्स, राइट। बट यहाँ पर भी अगर जो कंसेंट है वो पार्टी एकदम एंड स्टेज पे जाके विड्रॉ कर रही है और उससे पता चल रहा है कि वो सिर्फ सामने वाली पार्टी को तंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और ऐसा उनको साथ में रहने का भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कोर्ट कैन सी कि अच्छा यहाँ पर जो कंसेंट का विड्रॉल है वो जेन्युइन है। और कई बार ऐसा नहीं होता, जेन्युइन विड्रॉल नहीं होता है, एंड दे जस्ट वांट टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द अदर पार्टी। तो उस सिचुएशन में जहां पर दूसरी पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स कॉज हो रही है वहां कोर्ट विल नॉट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। बट जनरली अंडर म्यूचुअल डिवोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंसेंट है दोनों पार्टीज का होना चाहिए फ्रॉम द कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मोशन टिल द डिग्री ऑफ डिवोर्स इज पास। ये पूरा जो स्टेज है, पूरा जो स्केल है, जितने भी स्टेजेस जाएंगे उन सब में बोथ द पार्टीज शुड गिव देयर कंसेंट। अगर एक भी पार्टी ने अपना, बिल्कुल अगर पार्टीज अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, और अगर उन्होंने कर लिया, एक भी पार्टी ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, तो उस सिचुएशन में फिर 13 बी के ग्राउंड पर डिवोर्स ग्रांट नहीं होगा। देन रिसेंटली शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन 2023 का जजमेंट है। आई एम गोइंग टू कवर दिस जजमेंट इन माय नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल। मगर इसमें भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंदर डिवोर्स ग्रांट किया था। और डिस्पाइट बिकॉज देयर प्रोसीजरल डिलेज एंड पार्टीज म्यूचुअली डिवोर्स फाइल करती हैं, लेकिन फिर कभी विड्रॉ कर रहे हैं कंसेंट, फिर वो आते नहीं हैं, कई बार उनको बुलाया जाता है कोर्ट में, कभी एक पार्टी आ रही है कभी दूसरी पार्टी नहीं आ रही है, फिर उनके ईगोज बीच में आ जाते हैं और वो बहुत लंबा प्रोसेस जाता है और इस वजह से उनको खुद भी सफर करना पड़ता है। तो 142 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है कि वो जस्टिस करने के लिए
किसी भी तरीके का डिसीजन दे सकते हैं. ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. बट इवन इफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव पावर इन द स्टैट्यूट टू ग्रांट पर्टिकुलर रिलीफ, वो 142 आर्टिकल का यूज करके वो रिलीफ को ग्रांट कर सकते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट, शिल्पा शैलेश का जो जजमेंट था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल का यूज किया और डिवोर्स ग्रांट किया था. So that this we are going to cover in more detail in the next video. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? म्यूचुअल डिवोर्स के सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि ये टाइम नहीं लेता है. इसमें आपको बहुत लंबा ऐसा प्रोसीजर चलाने की जरूरत नहीं है और ऐसे एविडेंसेस इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है एक दूसरे के अगेंस्ट. इफ बोथ द पार्टीज आर अग्री और वो म्यूचुअली अलग होना चाहते हैं तो इट विल सेव टाइम. रिड्यूसेस इमोशनल फाइनेंशियल स्ट्रेन. ऑफ कोर्स अब आपने अगर दोनों ने डिसाइड कर लिया है, सो यू हैव मेड अप योर माइंड एंड यू हैव डिसाइडेड, तो आपका ऑफ कोर्स इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं होगा. फाइनेंशियली क्यों नहीं होगा? अगर आप वैसे अदरवाइज लिटिगेशन में जाते हैं तो आपको बहुत खर्चा पड़ जाता है. यहाँ पर आप दो मोशंस में आपको डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा. देन प्रिजर्व डिग्निटी एंड प्रिवेसी ऑफ बोथ द पार्टीज. जब ट्रायल चलता है तो ड्यूरिंग लिटिगेशन पूरा जो दोनों पार्टीज हैं एक दूसरे के अगेंस्ट दे से वेरी नास्टी थिंग्स अबाउट ईच अदर, तो उसमें दोनों की जो बहुत प्राइवेट जो बातें होती हैं वो भी बाहर आती हैं. सो दैट विल ऑल्सो बी लाइक वो हेल्प हो जाएगा और वो भी बाहर नहीं आएगा. सो दैट इज अनदर एडवांटेज एंड अवॉइड्स लेंथी लिटिगेशन. ऑफ कोर्स challenges क्या है? disputes over child custody, maintenance, property division may complicate the process and this is what actually complicates the process. अलग होना है ये वो दोनों parties decide कर लेती है, बट फिर उनके बीच के और भी disputes होते हैं लाइक चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस, अगर प्रॉपर्टी है तो वो कैसे डिवाइड होगी, इन सब चीजों पे वो म्यूचुअली अग्री नहीं कर पाते हैं और इस वजह से डिस्प्यूट रहता है. फिर वो डिवोर्स में भी उनका जो लिटिगेशन चल रही होती है उसमें भी उनकी कोशिश रहती है कि जब तक ये चीजें सॉल्व ना हो जाए, डिवोर्स भी ना हो, तो इससे बहुत ज्यादा लिटिगेशन लंबा चलता है. पॉसिबिलिटी ऑफ वन पार्टी विड्रॉइंग कंसेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड दिस हैपेंस अ लॉट. फर्स्ट मोशन के टाइम तो दोनों पार्टीज कंसेंट देती हैं बट बाद में फॉर एनी रीजन, समटाइम्स ऑफ कोर्स ये रीजन भी रहता है कि जो पार्टी अपना कंसेंट विड्रॉ कर रही है वो अपनी शादी को बचाना चाहते हैं और वो डिवोर्स नहीं लेना चाहते. मगर ऐसे भी रीजंस हैं कि जहां पर वो मेंटेनेंस का दे आर नॉट ओके विद द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, तो वो धमकी देते हैं कि हम कंसेंट विड्रॉ कर लेंगे. तो इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं और बिकॉज ऑफ दिस दैट आल्सो प्रोलॉन्ग्स द सफरिंग ऑफ द पार्टीज. देन रिलक्टेंस इन रीचिंग एमिकेबल अग्रीमेंट्स एंड दिस इज वेरी सैड एक्चुअली. जो म्यूचुअल डिवोर्स का कॉन्सेप्ट था वो इसीलिए था कि आप शांति से अपना अलग हो जाइए, टाइम ज्यादा नहीं लगे, लेकिन वो डिवोर्स के लिए तो अग्री कर लेते हैं मगर जो और भी उनके बीच के डिस्प्यूट्स हैं उसकी वजह से उनके अग्रीमेंट्स नहीं हो पाते और पूरा प्रोसेस फिर लंबा ही चलता है. Now, mutual divorce provides dignified and efficient way to end a marriage when both parties agree. Of course, encourages cooperation, reducing animosity and litigation costs. तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि भाई आपका खर्चा कम लगेगा अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है दैट यू डोंट वांट टू लिव टुगेदर, देन इट्स बेटर दैट इन अ मोर डिग्निफाइड वे you'll be able to live a better life. आपके even if the children are involved, so they don't have to see you fight in the court and say bad things about each other. So it's a better way to end things. Judicial discretion and reforms make the process more adaptable to modern needs. So क्योंकि अगर हम स्टैट्यूट के बारे में बात करें, अगर हम 13B सेक्शन की बात करें तो वहां पर इट्स मैंडेटरी कि आप कूलिंग ऑफ पीरियड देंगे और वेट करेंगे 6 महीने तक. लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जैसे हरवीन कौर का जजमेंट था उसमें कोर्ट ने दी कि नो, देर आर सर्टेन सिचुएशंस, कुछ ऐसे फैक्टर्स अगर हैं जिनसे ऐसा लगता है कि इफ वी गिव दिस कूलिंग ऑफ पीरियड सो इट विल ओनली प्रोलॉन्ग द एगनी ऑफ द पार्टीज और इससे कोई पर्पस सर्व नहीं होगा, किसी का फायदा नहीं होगा इससे, तो उस सिचुएशन में कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ किया जा सकता है. तो दिस वाज गिवन इन अ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. दीज थिंग्स ऑफ कोर्स हेल्प कि अब क्योंकि वक्त के साथ सोसाइटी चेंज होती है और उसके साथ यू हैव टू आल्सो चेंज लॉ and that is what is done by the Indian courts. Supreme Court of India did in so many judgments and mutual divorce में भी ये change किया गया है. So all these things and all the information about mutual divorce I have shared in this particular video. If you have any other question regarding this particular topic, you can put it in the comment box and I'll try and answer as much as I can. And thank you so much for watching and keep following this particular playlist because I'm sharing all the important judgments, not only of constitutional law,
जनरली आई फील दैट बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर तो बहुत केस लॉज अवेलेबल हैं, मगर फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, एविडेंस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है, जो एज अ लॉ स्टूडेंट हमें पता होने चाहिए, उनके हाउ दे वर्क, वी रियली डोंट नो दैट। तो मेरा कोशिश रहेगी कि वो चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर करूँ, और जितने हो सके जजमेंट्स को मैं यहाँ पे लेके आऊँ आप लोगों के लिए। So, but if you'll follow our channel, it will really motivate us more to do better. So, thank you so much for watching. Have a nice day.